तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर में 30 अप्रैल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक जो है मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों इसकी जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड 19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति जो है विकसित किया है? तो ऑप्शन हमारे IIT दिल्ली ने, IIT खड़गपुर ने, IIT कानपुर ने या IIT रुड़की ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है IIT दिल्ली। तो आइए जाने अब इसके बारे में। IIT दिल्ली ने जो है प्रकृति का पूर्ण रूप प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया नाम से जो है बनाया है, और यह वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक जो कोविड 19 मामलों की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियाँ जो प्रदान करता है। और प्रशासनिक हस्तक्षेप, वायरस संक्रमण का जो संकट है, मौसम के पैटर्न में बदलाव और के कारण विभिन्न प्रभाव को समायोजित करने के लिए डेटा को जो है साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है। यह विभिन्न लॉकडाउन परिदृश्यों जैसे जिले की सीमाओं को बंद करने और जिले के भीतर जो है लॉकडाउन के विभिन्न स्तरों को लागू करने के प्रभाव में भी उल्लेख जाए करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जिसे NTPC के नाम से भी जाना जाता है ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रॉनिक बसें और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र जो है आमंत्रित किए हैं? तो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन हमारे जयपुर, पटना, लखनऊ या नई दिल्ली। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी नई दिल्ली। अब आइए जाने इसके बारे में। तो इस परियोजना के एक हिस्से के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग तथा इसके भंडारण एवं वितरण की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। और जो हाइड्रोजन ईंधन सेल है इस पर आधारित वाहनों की खरीद से संबंधित यह परियोजना देश में अपनी तरह की यह पहली परियोजना है जिसमें हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन सेल वाहन तक का संपूर्ण समाधान जो है विकसित किया जाएगा। और हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को लॉन्च करने का उद्देश्य जो है परिवहन के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी है। तो दोस्तों आपको पता ही है जो पेट्रोल या डीजल से जो वाहन चलते हैं उनसे जो है कितना प्रदूषण होता है। और जो इस तरह की जो मुहिम चलाई जाती है तो इसका उद्देश्य जो है जो वातावरण जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कम करने के लिए ही ऐसे जो है ये मुहिम चलाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की जो शुरुआत की है? तो किसने किया है? ऑप्शन हमारे रूस ने, ब्रिटेन ने, जापान ने या नेपाल ने। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी ब्रिटेन। अब आइए इसके बारे में जाने। तो यह जो योजना है 100% जो है यह योजना 100% राज्य के द्वारा वित्त पोषित होगी। और इस योजना के तहत जो छोटे कारोबारी होते हैं उनके जो प्रथम 12 महीनों के लिए 2000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक के ब्याज को जो है ब्याज मुक्त ऋण हेतु जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और उल्लेखनीय कि ब्रिटेन ने जो है कोविड 19 जैसी महामारी के कारण जान गंवाने वाले राष्ट्रीय
जो सेवाकर्मी हैं उनके परिवार के लिए 60,000 पाउंड की बीमा योजना की भी घोषणा की है। और ब्रिटेन में जो है अब तक 1 लाख जो है 61,000 से अधिक लोगों में जो है कोरोना संक्रमण की जो है पुष्टि हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया है? तो ऑप्शन है हमारे 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 2 सप्ताह या 1 सप्ताह। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 2 सप्ताह। तो आइए जाने अब इसके बारे में। तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान जो रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक लोगों को 4 घंटे की जो छूट दी जाएगी। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर आ जा सकते हैं और दुकानें जो खुली रहेंगी। पंजाब लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य जो बन गया है। और पीएम नरेंद्र मोदी से चर्चा के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने जो पीएम से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि जो सबसे पहले लॉकडाउन जो कहाँ शुरू हुआ, तो ये पंजाब ने जो है सबसे पहले लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बना है। क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसमें जो है क्वेश्चन बीच में से ही पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आपको ये अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट है हमारा, बॉलीवुड के जो दिग्गज अभिनेता थे, जाने माने अभिनेता ऋषि कपूर का जो है 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका जो है निक नेम क्या था? तो ऑप्शन हमारे चिंटू, गुल्लू, मिमी या टिट्टू। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए चिंटू। अब आइए जाने इनके बारे में। तो जो ऋषि कपूर जी हैं इनका जन्म जो है 4 सितंबर 1952 को हुआ था। और ऋषि कपूर जो है एक भारतीय फिल्म मशहूर जो फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक भी थे। उन्होंने जो बॉबी फिल्म जो आई थी उनकी 1974 में के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म फेयर पुरस्कार जो है 2008 में मिला था। और उन्हें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित जो है किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस बैंक ने अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग जो सेवा शुरू की है? तो ऑप्शन हमारे आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, कैनरा बैंक या पीएनबी बैंक। तो दोस्तों जो ये अमेजन की जो एलेक्सा होती है, जो बोलने पर जो है वॉइस कमांड के जरिए जो है काम करती है, तो क्यों कौन से बैंक के साथ जो है इसने अपनी सेवा शुरू की है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है आईसीआईसी बैंक। आइए जाने अब इसके बारे में। तो इससे जो है बैंक के ग्राहक अपने खाते में जो है बकाया, क्रेडिट और अन्य जानकारी जो है हासिल कर सकेंगे। और अमेजन की जो एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एक जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ और स्पीकर जैसे कई उपकरण इन दोनों सेवाओं पर काम करते हैं। लोग इन सॉफ्टवेयर से काम करने वाले उपकरणों को में जो है बोलकर गाना सुनने, समाचार सुनने और उनके दिन भर के कार्यों की सूची जो बनाने के निर्देश देते हैं। दोस्तों ये जो एलेक्सा है ये नेट के साथ कनेक्ट होती है और इससे जो है व्यक्ति बोलकर जो है अपने पसंद के जो है मनोरंजन की जो जानकारी ले सकता है। तो ये जो है आईसीआईसीआई बैंक के साथ जो इसने अपने साझेदारी जो है की है। नेक्स्ट है हमारा, और आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि उसने अपने कृत्रिम मेधा पर आधारित चैट बोट आईपोल को जो अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ जोड़ दिया है। अब इससे अब उसके ग्राहक जो बोलकर बैंकिंग सेवाओं को जो है निर्देश देकर जो इसका उपयोग कर सकेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन हमारे राहुल सचदेवा, दीपक मित्तल, टीएस तिरुमूर्ति या पीयूष श्रीवास्तव। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी टीएस तिरुमूर्ति। संयुक्त राष्ट्र में जब भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व जो हाल में टीएस तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है। आइए जाने अब इसके बारे में।
तो विदेश मंत्रालय में जो है TS, ये विदेश मंत्रालय में सचिव हैं TS त्रिमूर्ति, उनको जो है 29 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का जो है स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। और भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी है ये त्रिमूर्ति, और न्यूयॉर्क में जो सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे। और अकबरुद्दीन कई सालों से जो संयुक्त राष्ट्र में देश के स्थायी प्रतिनिधि हैं और जल्द ही जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालयों में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में काम कर रहे त्रिमूर्ति को जो है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व जो है नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल जो कामगारों को रोजगार मुहैया कराया है? तो किसने जो इसमें पहला स्थान जो है हासिल किया है? तो ऑप्शन हमारे बिहार, पंजाब, दिल्ली या छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ ने महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी योजना है, जिसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है, के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराया है। तो दोस्तों आइए जाने अब इसके बारे में। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जो है देश भर में इस योजना के तहत लगभग 70.85 लाख जो है कामगार जो है इस काम में लगे हुए हैं। और छत्तीसगढ़ जो सरकार है इसके द्वारा जारी बयान के अनुसार राज्य में काम कर रहे कामगारों की राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी 24% है, जो कि देश में सबसे अधिक है। और राजस्थान इस योजना के तहत 10.79 लाख कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर दूसरे स्थान पर, जबकि उत्तर प्रदेश 9.6 लाख लोगों को रोजगार देकर तीसरे स्थान पर रहा। वहीं पश्चिम बंगाल 7.29 लाख लोगों को रोजगार देकर चौथे स्थान पर, और जो मध्य प्रदेश है ये 7.24 लाख लोगों को रोजगार देकर जो है 5वें स्थान पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब जो है आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो ऑप्शन हमारे जल शक्ति मंत्रालय, अक्षय मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय या भू विज्ञान मंत्रालय। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय। तो कावेरी जो जल प्रबंधन प्राधिकरण है, जिसे CWMA के नाम से जाना जाता है, को अब जो आधिकारिक तौर पर जो है जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। तो दोस्तों आइए जाने अब इसके बारे में। तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के जो है ये अधीन था, लेकिन मोदी सरकार ने जो जल से संबंधित मुद्दों के निपटान के लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है, जबकि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण इसी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग के रूप में लिया है। साल 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी के बीच नदी के पानी के बंटवारों के विवाद को हल करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था। इन राज्यों के अलावा जब बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ जो है ग्रहण की है? तो कौन है? तो ऑप्शन हमारे विजय मूले, मीरा सान्याल, सुरेश एन पटेल या विजय सचदेवा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सुरेश एन पटेल। तो सुरेश एन पटेल जो है मशहूर बैंकर है, इसने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे CVC भी कहते हैं, में सतर्कता आयुक्त के रूप में जो है शपथ ग्रहण की है। तो आइए जाने अब इसके बारे में।
तो सुरेश एन पटेल को जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है इस पद की शपथ दिलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने फरवरी 2020 को जो है इस पद के लिए पटेल के नाम की सिफारिश की थी। और पटेल के पास जो है बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशक का अनुभव है और उन्होंने 2015 है इसमें आंध्रा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी जो है प्रभार संभालने वाले पहले ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में कार्यकारी निदेशक के तौर पर भी सेवा दी थी। तो दोस्तों ये थे डेली करंट अफेयर से संबंधित आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।